नमस्कार, मैं ओमकार शास्त्री। मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ व्यंजन संधि। वैसे तो व्यंजन संधि के काफ़ी नियम हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं नियमों को आपको बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका उपयोग ज़्यादातर होता है। उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो पहले देखेंगे व्यंजन संधि कहते किसको हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या? व्यंजन के बाद अगर व्यंजन हो या व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर वर्ण हो, व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर वर्ण में से कोई भी वर्ण हो, तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो सामान्य से कुछ संधियां हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी संधियां हैं। श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, पदांत जशत्व संधि, अपदांत जशत्व संधि, चर्त्व संधि, लत्व संधि, छत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। और छोटा मोटा आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं कि किस संधि के मध्य में क्या परिवर्तन होगा, किस संधि के मध्य में क्या परिवर्तन होता है, इसको पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। श्चुत्व संधि में क्या होगा? श्चुत्व संधि जहां पर होती है उस वर्ण के मध्य में क्या परिवर्तन होता है, क्या आपको दिखाई देगा? वहां पर शा, चा, छा, जा, झ, या। तो जिस शब्द के मध्य में जहां पर संधि हुई है, जिस शब्द के मध्य में शा, चा, छा, जा, झ, या आपको दिखाई दे जाए, तो वहां पर ष्टुत्व संधि होती है। ष्टुत्व संधि जहां पर होती है उस शब्द के मध्य में शा, टा, ठा, डा, ढा, णा दिखाई देगा। तो जहां पर भी शा, टा, ठा, डा, ढा, णा दिखाई दे तो वहां पर ष्टुत्व संधि होती है। पदांत जशत्व संधि में क्या होता है? दोनों शब्द के मध्य में जहां पर संधि हुई होती है उस शब्द के मध्य में तीसरा वर्ण दिखाई दे जाता है। जैसे पदांत जशत्व में ग, ज, ड, द, ब। अपदांत जशत्व में भी यही है, तीसरा वर्ण हो जाता है ग, ज, ड, द, ब। ये जशत्व संधि का दूसरा भेद है। पदांत जशत्व संधि, अपदांत जशत्व संधि, इन दोनों ही संधियों में तीसरा वर्ण ही परिवर्तन होता है। बस पदांत जशत्व संधि में क्या थोड़ा सा अलग नियम है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से देख रहे हैं। चर्त्व संधि में प्रथम अक्षर हो जाता है क, च, ट, त, प। लत्व संधि में ल दिखाई देगा, ल हो जाता है। छत्व संधि में श को छ हो जाता है। अनुस्वार में किसी वर्ण के ऊपर बिंदी रख दी जाती है। अनुनासिक में पंचम वर्ण हो जाता है ङ, य, ड, न, म। ये पंचम वर्ण हो जाता है और ये जो वर्ण है ये हमेशा अलग दिखाई हुए देते हैं। पूर्व सवर्ण संधि में क्या होता है? चौथा वर्ण दिखाई देता है घ, झ, ढ, ध, भ। पर सवर्ण संधि में क्या होगा? ङ, य, ण, न, म। ये पंचम वर्ण हो जाता है। पर सवर्ण संधि में ये पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा अलग नियम है कि ये जो पंचम वर्ण होता है ये कहाँ पर होता है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। व्यंजन संधि में जो पहली संधि है श्चुत्व संधि, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। श्चुत्व संधि किसे कहते हैं? जब सकार और तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो स को श हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। एक बार फिर से, जब सकार और तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो सकार को श तथा तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। जैसे हरिश प्लस शेते, हरिष्यते, तत् प्लस च, तच्च।
एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह बताना है कि जब सकार और तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आए तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सकार के बाद श ही आना चाहिए, तवर्ग के बाद च ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सकार या तवर्ग के बाद स के बाद श भी हो सकता है, चवर्ग भी हो सकता है, तवर्ग के बाद स हो सकता है या च वर्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो परिवर्तन होगा वह यही होगा कि स अगर है तो स को श, और अगर ता है तो ता को च छ ज झ या ही वहां पर परिवर्तन होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरी संधि, ष्टुत्व संधि। जब सकार और तवर्ग के बाद शकार या टवर्ग आए तो स को श तथा तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टिका, रामस टीकते, रामस टीकते। तत् देखो ता है, उसके बाद टवर्ग है तो ता को टा हो गया, या रामस में सा है, उसके बाद देखो सकार के बाद शकार नहीं हुआ है, टवर्ग आया, तो कुछ भी हो सकता है, तब शकार हो या टवर्ग कुछ भी हो, तो परिवर्तन वहां पर वही होगा, स को और तवर्ग को। तो रामस टीकते, इसमें जो स है उसको श हो गया तो बन गया रामस टीकते। उसके बाद है पदांत जशत्व संधि। पद के अंत में झल हो और झल के आगे वर्ग का प्रथम, द्वितीय, स, श, स को छोड़कर पद के अंत में झल हो और झल के आगे वर्ग का प्रथम, द्वितीय, स, श, स वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो झल को जश हो जाता है। जश माने तीसरा वर्ण हो जाता है। तो झल किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा स, ह इनको झल कहा जाता है। जस किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो अक्षर होता है, ज, ब, ग, ड, द, इन्हें जश कहते हैं। तो पद के अंत में झल हो और झल के आगे वर्ग का प्रथम, द्वितीय अक्षर ना हो, स, श, स ये अक्षर ना हो और इनको छोड़कर के कोई भी अक्षर हो तो झल को माने प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स, श, स, ह इनकी जगह पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सुप प्लस अंतः, सुबंतः, यहां पा को बा हो गया है। चित धन आनंदः, चिदानंदः। इसके बाद देखते हैं अपदांत जशत्व संधि। झल के बाद झस हो तो झल को जश हो जाता है। झस किसे कहते हैं? झल तो हमने देखा था प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर स, श, स, ह ये अक्षर झल कहलाते हैं। अब झस किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर जो होता है वह झस कहलाता है। तो झल के बाद झस हो तो झल को जस हो जाता है। जस माने तीसरा अक्षर हो जाता है। लभ धन धः, लब्धः। बुध धन धीः, बुद्धिः। तो यहां पर जो अपदांत जशत्व संधि है, वहां पर पूर्व में पदांत था, पद के अंत में था, लेकिन यहां पर पद के अंत में नहीं है बल्कि पद में ही है। तो ये लव जो धातु है, लव ये जो है ये एक धातु है, ये खुद ही एक पद है। तो बुध जो है ये एक शब्द है और यहां पर कोई पदांत नहीं है, तो यहां पर इसीलिए अपदांत जशत्व संधि हुई है। इसके बाद देखते हैं चरत्व संधि। यदि पूर्व पद के अंत में हो तो परिवर्तन होगा। यदि पूर्व पद के अंत में हो तो परिवर्तन होगा। क्या हो? पूर्व पद के अंत में क्या हो? का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। यदि पूर्व पद के अंत में ये अक्षर हो तो का, खा, गा, घा को का हो जाएगा, चा, छा, जा, झा को चा हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा को टा हो जाएगा,
ता था दा धा को ता हो जाएगा, पा फा बा भा को पा हो जाएगा। माने पूर्व पद के अंत में कोई भी अक्षर हो तो उसी अक्षर को अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। पूर्व पद के अंत में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के बाद वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और स, श, स में से कोई अक्षर हो तो पूर्व पद के अंत वाला अक्षर प्रथम अक्षर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उद्धन पन्नः उत्पन्नः, विपदधन कालः विपत्कालः, सद्धन कारः सत्कारः। इसके बाद लत्व संधि देखते हैं। त वर्ग के बाद ला हो तो त वर्ग को ला हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत प्लस लयः उल्लयः, उत धन लेखः उल्लेखः, तद धन लयः तल्लयः। इसके बाद देखते हैं छत्व संधि। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षरों के बाद यदि श हो, उसके बाद कोई स्वर हो, अथवा य व र ल हा हो, अथवा ङ य ड न म, ङ य ड न म माने पंचम वर्ण हो, तो क्या होगा? श को छ हो जाता है विकल्प से। विकल्प का अर्थ होता है उसके दो रूप बन जाते हैं, एक तो छ वाला रूप भी दिखाई देगा और दूसरा उसमें जो परिवर्तन कुछ और होता है वो भी दिखाई देता है। तो उदाहरण देखते हैं। एक बार फिर से इसी नियम को पढ़ते हैं। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षरों के बाद यदि श हो, उसके बाद स्वर हो, अथवा य व र ल हा हो, अथवा ङ य ण न म में से कोई अक्षर हो तो श को छ हो जाता है, विकल्प से होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं। तत् प्लस शिवाह तच्छिवाह। तत्व में जो ता है वह प्रथम अक्षर है, उसके बाद जो श है वह श है और स में जो ई है वह स्वर है, तो श को छ हो गया, तो बन गया तच्छिवाह। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। मत प्लस शत्रु, तो ता को च हो गया, स को छ हो गया, तो क्या हो गया? मच्छत्रु। उसके बाद अनुस्वार संधि देखते हैं। पदांत में मां हो तथा बाद में कोई भी व्यंजन हो तो मां को अनुस्वार हो जाता है। मां प्लस व्यंजन प्लस मां को अनुस्वार। उदाहरण देखते हैं। अनुस्वार का अर्थ होता है किसी अक्षर के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी रख जाना, उसे अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे, देखा मां को अनुस्वार हो गया, वर्रा के ऊपर ही रखा गया। हरिम वंदे। विद्यालयम गच्छति विद्यालयम गच्छति। अच्छा एक बात और, अगर मां हो और उसके बाद स्वर हो तब क्या करेंगे? मां को अनुस्वार होगा, तब मां को अनुस्वार नहीं होगा, वह जो मां है वह उसी स्वर में मिल जाएगा। इसके बाद अनुनासिक संधि देखते हैं। यरोनुनासिके नुनासिको वा। हा को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो पूर्व पदांत के स्थान में अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, विकल्प से हो जाता है। अनुनासिक वर्ण का अर्थ होता है पंचम वर्ण। हा को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो पूर्व पदांत के स्थान में अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। एक बार छोटा सा सूत्र देखते हैं। यर प्लस अनुनासिक वर्ण, यर को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। उत प्लस मति ही, यहां जो ता है वह यर है और मा है वह अनुनासिक वर्ण है, तो ता को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो गया, तो हो गया सन्मति ही। सत प्लस मति ही सन्मति ही। वाक प्लस मयम, का को पंचम वर्ण हो गया क्योंकि का के आगे मा है जो कि अनुनासिक वर्ण है, तो क्या हो गया? वांगमयम। जगत प्लस नाथः, ता को ना हो गया तो बन गया जगन्नाथः। अब इसके बाद देखते हैं पूर्व सवर्ण संधि। झयो होन्य तरस्याम, इसका सूत्र है झयो होन्य तरस्याम।
पूर्व श्रवण संधि का नियम क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो और बाद में हा हो तो हा को झ का चौथा वर्ण हो जाता है विकल्प से। माने उसके दो रूप बनते हैं, एक तो हा का हा ही रहेगा, दूसरा हा को घा हो जाएगा। ठीक है। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर हो, उसके बाद हा हो तो हा को वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर का ही चौथा वर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, उदाहरण देखते हैं। वाक प्लस हरिही, यहां पर का है तो वह है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर जो कि झ है। उसके बाद हा है तो हा को इसी का चौथा वर्ण हो जाएगा, तो बन गया वाक घरी ही। अब ये जो का है इसको जसत्व संधि से गा हो गया, तृतीय अक्षर हो गया, तो बन गया वाक घरी ही। पत धन हति ही, तो क्या बन गया? पद्धति ही। पत धन हति ही, पद्धति ही। इसके बाद आता है पर सवर्ण संधि। पद के मध्य में अनुस्वार हो, पद के मध्य में अनुस्वार हो, उसके बाद कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार, एक बार फिर से नियम पढ़ते हैं। पद के मध्य में अनुस्वार हो, उसके बाद कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। पद के मध्य में अनुस्वार हो, उसके बाद कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार को पंचम वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार को किसका पंचम वर्ण? अपने आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। शाम प्लस ताह, या माँ को जो माँ है वह शाम का जो माँ है वह पद के मध्य में है, पदांत नहीं है, वह किसी का शब्द रूप नहीं है। शाम जो है वह पद के मध्य में है, शाम। अब माँ अनुस्वार है, उसके आगे कोई भी वर्ण हो तो वहां पर ता लिखा हुआ है, तो माँ जो है वह आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो गया, अर्थात माँ जो है वह ता का पंचम वर्ण ना हो गया, तो बन गया शांतः। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। अन्न प्लस चिताह, यहां पर न पद के मध्य में है और न के आगे चा है, वह कोई भी वर्ण है, तो न जो है वह चा का पंचम वर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा अंचिताह। तो यहां पर हमने व्यंजन संधियों को देखा। अब हम इसके बाद विसर्ग संधियों को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।